हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th जो आपके सिविक्स की बुक है, चैप्टर 3 उसका, और ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। तो देखते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो दूसरा वे जो है, हमने इलेक्शंस के बारे में इसमें देख रहे थे ना कि कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन करवाती है। और अब हम इसमें देखेंगे कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब कौन कौन लोग वोट करते हैं और कितने लोग हमारे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में कितने वोट करते हैं। तो दूसरा वे ये चेक करने का होता है कि भाई किस तरीके से चल रहा है देश में सिस्टम, कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन कैसा है। मतलब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, उसके बाद कितने लोग वोट देने आ रहे हैं। अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री नहीं होता है ना, तो लोग नहीं करते हैं फिर वोट। वो कहते हैं कि हमारे वोट का तो फ़ायदा ही नहीं होगा। बट इंडिया में पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा रहा है। अगर देखिए यहाँ पर हमें ईयर दिया गया है 1991 में इंडिया में कितने परसेंटेज थे, लगभग 56% लोगों ने वोट किया था। और उसी टाइम पर 1991 में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेज़ जो थे उनके देश में 78% वोटिंग हुई थी। और अगर अब हम देखें यूके में तो ये वोटिंग परसेंटेज 66 हो गया, यानी कि पहले से कम हो गया, बट इंडिया में बढ़ गया है। इसका ये मतलब है अब ज़्यादा लोग वोट देने जाते हैं। तो ये पीपल्स टर्नआउट है। तो पीपल का पार्टिसिपेशन मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में जो है मेजर किया जाता है, उसको हम लोग जो है वोटर टर्नआउट कहते हैं। वोटर टर्नआउट का मतलब है कि जितने लोग वोट दे सकते हैं। सपोज करिए 100 लोग वोट दे सकते हैं, उन 100 में से कितने लोग वोट देने एक्चुअली आ रहे हैं, उसको हम लोग वोटर टर्नआउट कहते हैं। तो सपोज करिए कि 100 लोग वोट देने के लिए एलिजिबल है, उसमें से अगर 66 लोग वोट एक्चुअल में दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वोटर टर्नआउट जो है वो 66% है। तो 2015 के जो हमारे देश के इलेक्शंस हुए थे, उसमें वोटर टर्नआउट 66% रहा था। तो टर्नआउट इंडिकेट करता है कि कितने एलिजिबल वोटर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में वोट दिया है। लास्ट 50 साल से टर्नआउट जो है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में कम हुआ है, और इंडिया में अब ज़्यादा लोग वोट देने लगे हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, जो इंडिया के पुअर लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, या फिर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं, वो ज़्यादा मतलब नंबर में वोट देते हैं एज़ कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज्ड पीपल। प्रिविलेज मतलब जिनके पास सारी सुख सुविधाएं मुहैया होती हैं, उनको प्रिविलेज्ड लोग कहा जाता है। तो हमारे देश में जो गरीब हैं या अनपढ़ लोग हैं, वो ज़्यादा वोट देने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग अमीर हैं उनके। और कंट्रास्ट देखा जाता है वेस्टर्न डेमोक्रेसी में। इसका कंट्रास्ट का मतलब होता है इसका उल्टा। वेस्टर्न डेमोक्रेसी जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया, और फ्रांस वगैरह, यहाँ पर जो रिच लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा वोट देने जाते हैं बजाय कि गरीबों के। इंडिया में ये चीज़ उल्टी है। इंडिया में गरीब लोग ज़्यादा वोट देने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अमीरों के। सबको वोट देना चाहिए, वैसे हमारा अधिकार है ये। तो देखिए, कॉमन पीपल जो होते हैं इंडिया के अटैच लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन। मतलब इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा इलेक्शंस की बातचीत करते हैं। आप लोग देखे होंगे, आपके पापा या मामा और चाचा सब लोग मिलके, जितने भी बड़े आदमी होते हैं, ये कॉमन क्या बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें, पार्टी की बातें, इसी तरीके की बातें होती हैं। यानी कि हमारे देश में पॉलिटिक्स और इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। तो कॉमन पीपल को ये लगता है कि भाई इलेक्शन के थ्रू ही वो अपनी बात मनवा सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर बना सकते हैं। तो और फिर उनको फील होता है कि वोट मैटर्स इन द वे दे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। मतलब उनको लगता है, लोगों को, कॉमन पीपल को, कि भाई उनका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके वोट से बहुत असर पड़ता है। इंटरेस्ट जो है ना वोटर्स का इलेक्शन की एक्टिविटीज़ में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। मतलब जैसे जैसे साल बढ़े हैं ना, उसके साथ साथ ही इलेक्शंस का में लोगों का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। 2004 के इलेक्शन में मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। मतलब अगर 100 लोग हैं ना टोटल देश में, तो 33 लोगों ने इलेक्शन की जो रैली वैली होती है ना, उनमें पार्टिसिपेट किया। तो 33% लोग तो इन सब चीज़ों में ही पार्टिसिपेट करते हैं। और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो खुद को कहती है कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करती हूँ या फिर उसकी मेंबर हूँ। और हर 7th पर्सन जो है वो मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का। तो इसमें यह मतलब है कि 2004 के इलेक्शंस में लगभग 33% लोगों ने तो रैलियों में पार्टिसिपेट किया था। और लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो कहती है क्लोज टू वन और अदर पॉलिटिकल पार्टी की। 50% पॉपुलेशन कहती है कि मैं इस वाली पार्टी के, इस वाली पार्टी के क्लोज हूँ। और हर सातवां इंसान ना हमारे देश में वो एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। तो दोज हु पार्टिसिपेट इन इंडिया इलेक्शन एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे हमें ना ये वोटर टर्नआउट दिखाया गया है कि अपर कास्ट में वोटर टर्नआउट होता है 56%, ओबीसी में 58, एससी में 60 और एसटी में 61। तो देखिए वोटर परसेंटेज जैसे जैसे वल्नरेबिलिटी मतलब गरीबी या फिर जो
पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो भरते जाते हैं अलग अलग कास्ट में, उनको मतलब ज़्यादा वोट देते हैं। और ये इसकी एकदम उल्टी चीज़ हमें देखने को मिलती है यूएस में। जो वाइट लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो 60% वोट देते हैं और ब्लैक 56 और हिस्पैनिक जो हैं वो 28, मतलब जितने गरीब हैं लोग उतना ही कम वोट देते हैं। इंडिया में उसका उल्टा है, गरीब लोग ज़्यादा वोट देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब 4th पॉइंट आता है, दोज हु पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, ये वाला है ना। तो काफ़ी सारे लोग इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्शन में पहले इतने 8% ने किया था और अब 32% लगभग लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। 2004 का, अब तो और बढ़ गया होगा। अब आता है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। तो इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने देखा कि किस तरीके से लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब पार्टिसिपेट कर लिया, वोट दे दिया, अब जो रिज़ल्ट आया क्या लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं? तो हमारे देश में तो हाँ, काफ़ी हद तक काफ़ी उसको अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है। तो फाइनल टेस्ट जो होता है फ्री और फेयर इलेक्शन का, वो ये होता है कि उसका आउटकम क्या है, कि भाई जो आउटकम आ रहा है वो क्या लोगों के अकॉर्डिंग आ रहा है जैसा लोग चाहते हैं, और क्या जो रूलिंग पार्टी है अगर वो हार गई है तो क्या सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और नई पार्टी वहाँ पर आ जाती है। तो हमारे देश में तो ऐसा होता है। तो अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं होंगे ना तो हमेशा जो पावरफुल होंगे ना वही पार्टी में आएंगे, और ऐसी सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टी होगी जो सत्ता में होगी वो कभी हारेगी ही नहीं। यूजुअली क्या होता है, जो लूजिंग पार्टी होती है डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिग्ड इलेक्शन। तो रिग्ड इलेक्शन का मतलब होता है जैसे कि पोलिंग बूथ था, उस पर जा करके कुछ लोग चले गए और ज़बरदस्ती एंटी वोट मतलब अपनी पार्टी के फेवर में वोट डलवा दिए। तो ऐसे इलेक्शंस को कहते हैं कि इलेक्शन में रिगिंग हो गई है। तो हमारे देश में जनरली ऐसी केसेस काफ़ी हद तक कम होते हैं, इसलिए हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यही बताया गया है कि आउटकम ऑफ इंडियाज़ इलेक्शंस स्पीक टू इटसेल्फ। तो इंडिया के इलेक्शंस के आउटकम, रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। इन फैक्ट इन एवरी 2 out of 3 इलेक्शंस हेल्ड इन लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। तो देखिए हमारे देश में जो सत्ता में पार्टी होती है वो हारती है। इससे ये समझ में आता है कि भाई सही काम चल रहा है देश में, क्योंकि लोग जिसको पसंद कर रहे हैं वही जीत रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ रूलिंग पार्टी जीतती जाएगी तो दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो यूएस में जो इनकम्बेंट का मतलब जो सिटिंग होता है, जो इस टाइम पावर में होता है, जो सिटिंग एमपी एमएलए होते हैं ना और प्रेसिडेंट होता है, वो यूएस में तो काफ़ी कम हारते हैं। बट इंडिया में लगभग आधे से ज़्यादा 50% एमपी एमएलए जो इस आज पावर में हैं वो उनको अगले 5 साल में पावर में नहीं रहते हैं, वो हार जाते हैं। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स आर दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। तो हमें पता लगता है कि वो बहुत पैसा आ रहा है, उसका कोई ना कोई क्राइम कर रखा है, तो हम देखते हैं कि वो इंसान हार भी जाता है ज़्यादातर। और बहुत ही कम लोगों को अगर हम हटा दें जिसको हम नहीं देने देते हैं, वोट नहीं देने देते या फिर इलेक्शन में खड़े नहीं होने देते, ज़्यादातर लोग जो हैं वो लड़ सकते हैं इलेक्शन। और लोगों का जो आउटकम है ना, मतलब इलेक्शंस का जो आउटकम है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। और जो पार्टी हार जाती है ना वो भी मानती है कि हाँ भाई हमें गलतियाँ रहीं, हम हारे हैं। तो जैसे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं नेताजी ये कि भाई प्रेस को ये क्या बताने की ज़रूरत थी रिपोर्टर्स को कि हमने उन्हीं को ही वोट दिए हैं जो जीतेंगे अपने रिश्तेदारों को। तो ये सब बातें ऐसी है बस। अब आता है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है ना आपके एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि चैलेंजेस क्या है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस। अब देखिए चैप्टर खत्म हो गया। फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने के चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं अच्छे से इलेक्शंस करवाने में। ऑल दिस लीड टू सिंपल कंक्लूजन कि इलेक्शन जो है ना इंडिया में वो बेसिकली फ्री है और फेयर है। मतलब जो पार्टी सत्ता में है वो हार सकती है और लगभग 50% एमपी एमएलए हार जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही तो मतलब है ना कि सही तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि उनके पास तो ताकत थी, वो चाहते तो वो हारते ही नहीं, बट वो मानते हैं वो हारते हैं और अपनी कुर्सी भी छोड़ते हैं। तो इसका मतलब है इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं। पार्टी जो कि जीतती है ना इलेक्शन को एंड फॉर्म गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल। पार्टी जीतती है, सत्ता बनाती है, सरकार बनाती है तो क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना होता है उनके विपक्षी दलों के मुकाबले। ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है सही ना हो, हर इलाके में सही ना हो। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस पैसे के और पावर के दम पे जीत जाते हो, बट ओवरऑल जो होता है ना वर्डिक्ट जनरल इलेक्शन का वो पॉपुलर रेफरेंस पे ही होता है। हाँ बहुत सारे इलाके होते हैं कि ज़बरदस्ती मतलब लोगों को वोट खरीद लिए जाते हैं, होता है ऐसा। बट अगर 500 सीटें हैं तो 500 में से शायद 10 सीटों पे होता हो, बाकी 490 सीटें तो फेयर ही है ना। तो हम मतलब ओवरऑल फेयर ही इसको मान सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस के अलावा लगभग
जो 70 साल में ना हमारी कंट्री में वो इलेक्शन अच्छी तरीके से डेमोक्रेटिक ही हुए हैं। येट पिक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है। कभी अगर हम कुछ और डीपर क्वेश्चंस पूछें, आर पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, क्या लोग सच में सही नॉलेज के हिसाब से ही वोटों को मतलब लोगों को चुनते हैं, अपने वोट देते हैं? क्या रियल चॉइस दिखती है हमें वोटर्स की? इस इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? क्या हर किसी के लिए इलेक्शन मतलब इतना ही आसान होता है, या जो अमीर लोग हैं उनके लिए इलेक्शन लड़ना ज़्यादा आसान होता है? क्या ऑर्डिनरी लोग भी ये सोच सकते हैं? क्या वो सोच भी सकते हैं कि वो जीत जाएं? ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी लेकर के आते हैं और चैलेंजेस भी लेकर के आते हैं इंडियन इलेक्शन सिस्टम के हिसाब से। और इसमें इन चैलेंजेस में क्या क्या हैं? ये है कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर सिमिलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। तो हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टी पावर में है या फिर जो अमीर लोग हैं वो जीत ही जाएं, बट उनके पास ज़्यादा एडवांटेज होता है, उनके पास ज़्यादा प्रेफरेंस होती है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो लोग गरीब हैं, है ना। जो अमीर लोग पैसा खर्च करते हैं, रैलियाँ करते हैं, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जीतेंगे एज़ कम्पेयर टू जो गरीब या फिर नॉर्मल लोग होते हैं, फिर छोटी पार्टीज़ होती हैं। इंडिपेंडेंस वो होते हैं जो किसी पार्टी से खड़े नहीं होते, अपने दम पे ही खड़े होते हैं इलेक्शन में। नेक्स्ट है, कुछ पार्ट में हमारी कंट्री में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका क्रिमिनल कनेक्शन रहा है, एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ इलेक्टोरल रेस सिक्योरिंग अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज़। तो बड़ी बड़ी पार्टीज़ ऐसे ऐसे लोगों को, बाहुबली लोग जो होते हैं जो अपनी चला सकते हैं, उनको टिकट दे देती है। तो ये भी चीज़ हमारे लिए मतलब हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो फेमस और बड़े बड़े चाहे क्रिमिनल्स हो, अमीर लोगों को ही पार्टी का टिकट मिलता है। Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. तो कुछ political parties बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, चाहे देखिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी में वो ना परिवारवाद तो बहुत ज़्यादा है। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफन, यही नहीं और भी पार्टीज़ में सब में होता है। वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। भाई हमारे पास चॉइस ही नहीं होती, सारे के सारे लोग एक जैसे होते हैं, चाहे वो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे छोटी हो बड़ी हो, एक दूसरे जैसे, मतलब कोई क्या ही डिफरेंस होता है, उनकी पॉलिसी हो उनके काम हो सब एक जैसे होते हैं, ज़्यादा कुछ अंतर उनमें नहीं होता है। स्मॉलर जो छोटी पार्टी होती है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है बड़ी पार्टीज़ की वजह से, क्योंकि बड़ी पार्टीज़ अपने पॉलिसीज़ को ज़्यादा दिखा पाती हैं, छोटी पार्टीज़ ऐसा नहीं कर पाती हैं। ये चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में ही नहीं बल्कि जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं दुनिया में, सब में यही चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। दीज डीपर इशूज़ आर मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। ये सब इशू उनके लिए है जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। दैट इज़ वाई सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन इलेक्टोरल सिस्टम। तो सोशल एक्टिविस्ट जो जिनको फ़र्क पड़ता है कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, तो वो रिफॉर्म्स की भी मांग करते हैं। क्या आपको लगता है रिफॉर्म्स आने चाहिए? और जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है, आप जैसे आप हैं, मैं हूँ, हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है इलेक्शन में खड़े होने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें सोचने की बात है। यही हमारा चैप्टर था, काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये एक्चुअली ना, 5 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, मगर 5 मतलब बड़े बड़े हैं काफ़ी। अब ये 3rd चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर और रहते हैं, तो जल्दी वो भी बनाने की कोशिश की जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।